Hello students, welcome back in Masoom Learning Academy channel. Today we are going to discuss new concept of NCERT which is National Income, राष्ट्रीय आय, क्लास 12 इकोनॉमिक सब्जेक्ट. ओके, जो हम चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं इसे बच्चों को स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है कि नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय का चैप्टर है एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है. बट डिफिकल्ट और इजी में एक बात का ही ध्यान होता है, क्या? जो चीज समझ आ जाए वो हमारे लिए इजी होता है, जो समझना है हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेशनल इनकम का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है राष्ट्रीय आय का, वो डिफिकल्ट चैप्टर है. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर हम रेगुलर बेसिस पे इस चैप्टर को अगर हम ध्यान देते रहें, प्रैक्टिस करते रहें इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन का थ्योरेटिकल पार्ट को, तो आसानी से चैप्टर हमारे दिमाग में छप जाता है. तो नेशनल इनकम का जो टॉपिक है एक ना ही डिफिकल्ट है ना ही इजी है, ठीक ठाक टॉपिक है, ठीक ठाक चैप्टर है. ओके, इसका पहला जो आज हम पार्ट जो पढ़ने वाले हैं, आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं नेशनल इनकम के और राष्ट्रीय आय के. इसका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिया? डोमेस्टिक टेरिटरी मींस घरेलू सीमा. क्या होता है, क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? पढ़ते हैं जरा. डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोला जाता है. डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स चाहे बॉर्डर ऑफ ए कंट्री. घरेलू सीमा मींस आर्थिक सीमा, जैसे मैंने आपको बताया था इसको इकोनॉमिक टेरिटरी बोला जाता है. घरेलू सीमा का अर्थ है देश की राजनीतिक सीमाएं. क्या होता है देश की राजनीतिक सीमाएं? मींस ऐसा सामान चाहे कोई ऐसा वस्तु जो हमारे देश की, जो हमारी कंट्री के नाम से हो, जो इंडिया के नाम से हो, वो क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है. मींस ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति जो इंडिया की प्रॉपर्टी हो, मतलब इंडिया से लेन देन हो, इंडिया का सामान हो, वो क्या किसके अंतर्गत आता है? डोमेस्टिक टेरिटरी. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बताता हूं कैसे. मान लिया एयर इंडिया की फ्लाइट्स है. एयर इंडिया की फ्लाइट्स रशिया और जापान में ट्रेवल करती हैं, उड़ती हैं रशिया और जापान में. एयर इंडिया की फ्लाइट्स यानी संपत्ति कहां की है? वो इंडिया की संपत्ति है. चाहे वो कहीं भी ट्रेवल करे, रशिया ट्रेवल करे, जापान ट्रेवल करे, ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल करे, उससे कोई लेना देना नहीं है. बट वो संपत्ति कहां की है, किसके नाम से है? वो इंडिया के नाम से है. तो किसके अंतर्गत आएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी. मींस हमारे देश की घरेलू सीमा का वो एक भाग होता है. सेकंड एग्जांपल लेता हूं. मान लिया इंडिया का एम्बेसी, ध्यान से, इंडिया का एम्बेसी अगर जापान में स्थित है, इंडिया का एम्बेसी अगर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो हमारी गतिविधियों का लेन देन कर रहा है, हमारी बाउंड्रीज के अंतर्गत आता है. इंडिया का एम्बेसी नाम किसका जुड़ा है? इंडिया से नाम जुड़ा हुआ है. चाहे इंडिया का एम्बेसी कहीं भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, रशिया हो, वो कहां आएगा? और हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में हमारे देश की घरेलू सीमा का क्या है? वे भाग होता है. एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंस करते हैं कैसे. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एयर इंडिया की फ्लाइट्स, अगर सेम एक मैं अलग से एग्जांपल लूं सिंगापुर एयरवेज की फ्लाइट्स. मान लिया सिंगापुर की जो फ्लाइट्स है वो इंडिया में ट्रेवल कर रही है और रशिया में ट्रेवल कर रही है. सिंगापुर की फ्लाइट्स तो हमारे देश की घरेलू सीमा मींस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत नहीं आएंगी. वो किसके टेरिटरी के अंदर आएंगी? वो सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएंगी. सेम दूसरा एग्जांपल, मान लिया जापान का एम्बेसी इंडिया में है, हमारा एम्बेसी मतलब इंडिया का एम्बेसी कहीं जापान में है, तो क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, यानी घरेलू सीमा का भाग है. अगर जापान का टेरिटरी अगर इंडिया में है, तो वो हमारे देश की घरेलू सीमा में डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. वो किसका हिस्सा है फिर? जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है. तो सेम ऐसे मान लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे होते हैं, यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, इसकी बाउंड्रीज हमारे देश से अलग होती हैं. मतलब जो हमारे देश से बाउंड्रीज होंगी, जो हमारे देश का हिस्सा होगा, जो हमारे देश की संपत्ति होगी, जिसपे हमारे देश का नाम होगा, वो जो हमारे देश की आर्थिक हितों के बारे में से रिलेटेड जो कंपनियां होगी, चाहे कोई भी कंपनी, जैसे मैंने मान लिया इन और आउटसाइड दी कंट्री, मान लिया इंडिया की कंपनी है, कोई भी कंपनी इंडिया की है, इंडिया में भी काम कर रही है और इंडिया से बाहर भी काम कर रही है, फिर भी वो इंडिया की कंपनी इंडिया में भी काम और इंडिया से बाहर भी काम, तो हमारा वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वो घरेलू सीमा का एक भाग है. ओके, सेम दूसरा एग्जांपल, मान लिया कोई फॉरेन कंट्री, बहुत सारी है ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में ही काम कर रही है, ठीक है, किसका पार्ट है? वो हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी से लेना देना उसका कुछ भी नहीं है. मतलब कोई भी ऐसा चीज जो इंडिया से रिलेटेड हो, इंडिया की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तो किसका पार्ट है? डोमेस्टिक टेरिटरी का, हमारे देश की घरेलू सीमा का एक भाग होता है. ओके,
और सेकंड जो मैंने टॉपिक लिया नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री मीन्स टू एन इंडिविजुअल, चाहे कोई अकेला एक व्यक्ति, चाहे और एन इंस्टीट्यूशन, चाहे कोई संस्था, हु ऑर्डिनरली डिसाइड्स मतलब रहता हो देश में फॉर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर, कम से कम उसका कंप्लीट कितना 1 साल से अधिक होना चाहिए, 1 ईयर, हु सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहां रहता हो वहीं का हो, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्रीज, मीन्स सामान्य निवासी, एक देश के सामान्य निवासी से अभिप्राय एक व्यक्ति या संस्था से है जो उस देश में निवास करती है और 1 साल से अधिक समय से, और उसका आर्थिक हित उसी देश में क्या होता है? केंद्रित होता है। मीन्स कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी संस्था जो 1 साल से अधिक समय से किसी भी देश में रहता हो, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, दोनों में से कुछ, चाहे दोनों हो, तो वो क्या है? उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने मान लिया जापान का एम्बेसी इंडिया में रह रहा है 1 साल से अधिक, जापान का एम्बेसी इंडिया में रह रहा है 1 साल से अधिक, तो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएगा। एक मैंने आपको बात बोला सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या? उसकी सारी गतिविधियां, जापान का एम्बेसी जैसे इंडिया में रह रहा है तो नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट है, बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ध्यान से सुनना, जापान का एम्बेसी इंडिया में स्थित है, इंडिया में रह रहा है तो नॉर्मल रेसिडेंट से अंतर्गत आएगा, क्योंकि 1 साल से अधिक रह रहा है, चाहे 2 साल 3 साल जितने भी साल हो गए, बट वो नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कैसे बताया? इंडिया के एम्बेसी जापान में जाके रहे तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, अगर वहां का एम्बेसी इंडिया में रहता है तो नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट हुआ कब? अगर वो 1 साल से अधिक समय अपना इंडिया में बिता चुका हुआ, साथ में उसका क्या हो? मैंने बोला सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश से ही है। जैसे मैंने आपको बोला सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या? यहीं पे रहना, यहीं पे खाना, मतलब अपनी जितनी भी आजीविका के साधन है, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, आय का सृजन करना, मतलब यहीं पे पैसे कमाना, यहीं पे पैसों का खर्चा करना, यहीं पे कंजम्पशन करना, यहीं पे सेविंग करना, सारा लेखा जोखा, सारा हिसाब कहाँ हो? उसी कंट्री में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट्स मींस सामान्य निवासी बोलेंगे। ओके ओके, तो इस तरीके से आज हमने 2 टॉपिक को कवर किया, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।